हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपका जो यूपी सीएल यानी कि उत्तराखंड जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो री एग्ज़ाम हुआ है आज 10 जनवरी 2021 संडे को, इसके हम क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 जिसमें कि हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर तक अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर के इसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीसीएल जेई के नाम से। आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को ओपन करके और इसका पार्ट 1 देख सकते हो। तो हम इस वीडियो में अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के आपके बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 100 तक हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि होगा आपका पार्ट 2। इस प्रकार आपके जो टोटल पूरा पेपर का यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51। जो ये क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, पायलट रिलेइंग स्कीम आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो आपकी पायलट रिलेइंग स्कीम है, ये किसके लिए यूज़ होती है? तो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी बस बार, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर या फिर ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन लाइन। तो आपकी ये जो पायलट रिलेइंग स्कीम होती है ये किसके लिए यूज़ होती है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। द ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द थर्मोकपल। जो आपका थर्मोकपल के द्वारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, या लार्ज होता है, या जीरो होता है? तो आपके थर्मोकपल के जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है? हमारा बहुत ही कम होता है। तो यहाँ और हमारा थर्मोकपल जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हमारा सीबेक इफेक्ट पे जो है हमारा थर्मोकपल यहाँ पे वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, फॉर अ पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है थीटा, इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं तो ये होता है हमारा पोल बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये हमारा यहाँ से रिलेशन निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का। अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन आपका कंट्रोल सिस्टम से रिलेट करता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी को दिखाना था। यानी कि ये सिस्टम आपको जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दी हुई है, यानी कि एस स्क्वेयर प्लस 2s² प्लस, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2s² प्लस 6s², सॉरी यहाँ पे 2s³ है। सॉरी यहाँ पे अगर बात करते हैं आपकी इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है s⁴ प्लस 2s³ प्लस 6s² प्लस 4s प्लस 1। ये यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को सोल्व करने की बात करें तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? s⁴, s⁴, s⁴2, s⁴1 और s⁴0, इस तरह से हम यहाँ पे इनको लिखते हैं और यहाँ पे हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को सोल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो सिस्टम होगा हमारी, जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो ये हमारा क्या आएगा? एक स्टेबल सिस्टम यहाँ से आपको निकल के आएगा। तो क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हुआ है तो मेरे को इसका सही आंसर इसका स्टेबल मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 55। ये हमारा इन अ डायरेक्ट करंट जनरेटर द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर बात करते हैं डीसी जनरेटर, तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ जो क्या होता है, ईबी बराबर होता है, हम क्या पढ़ते हैं, ईएमएफ बराबर ZN/P अपॉन में A60। हम यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन पढ़ते हैं जनरेटर और मोटर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जनरेटेड ईएमएफ के। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पोल फ्लक्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56, यानी क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आपसे पूछा जा रहा है, विच टर्बाइन कैन बी यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज प्लांट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन है पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी यहाँ पे आपसे जोनल टर्बाइन, ऑप्शन सी फ्रांसिस और ऑप्शन डी यहाँ पे कैप्लन टर्बाइन। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पे आपके जो टर्बाइंस होते हैं, ये दो तरह के टर्बाइन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारा यहाँ पे अगर बात करें हम टर्बाइन की, तो हम यहाँ पे हम दो तरह के टर्बाइन का यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा इम्पल्स टर्बाइन और एक होता है हमारा रिएक्शन टर्बाइन।
जो हम इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं तो ये तो हमारा यूज़ होता है हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और उसी प्रकार रिएक्शन टरबाइन होता है, ये आपका फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। ये होता है आपका एक तो केपलन टरबाइन और एक होता है आपका फ्रांसिस टरबाइन। जो बात करते हैं यहाँ पे आपका केपलन टरबाइन होता है, ये होता है आपका लो हेड के लिए, लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है। और बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन की, तो आपका फ्रांसिस जो टरबाइन है ये यूज़ होता है मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए। तो ये मैंने आपका पूरा टरबाइन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको बता दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, केपलन टरबाइन का हम यहाँ पे इसके लिए सही यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। द चार्ज फ्लो थ्रो द कंडक्टर इज Q बराबर 3t स्क्वेयर 4t प्लस 6 देन द करंट एट टाइम t इंस्टेंट 2 सेकेंड विल बी। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको चार्ज की इक्वेशन Q बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Q की इक्वेशन है आपकी 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 6। ये यहाँ पे आपको चार्ज की इक्वेशन दी हुई है। और यहाँ से आपको t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है, करंट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि करंट बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई टी होता है, Q बाई टी। तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी कि DQ बाई DT कर देंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इस जगह पे Q की वैल्यू रखेंगे। तो Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6t प्लस 4। ये यहाँ पे हमको यहाँ पे इस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मिलेगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे t बराबर कितना रख देंगे, t बराबर 2 जब रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t बराबर 2 दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 16 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा। स्टेप अप चॉपर हैज़ VS एज द सोर्स वोल्टेज एंड अल्फा एज द ड्यूटी साइकिल, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस चॉपर। तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है। तो आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वो होता है हमारा VS, इसका आउटपुट वोल्टेज होता है VS1 माइनस ड्यूटी साइकिल हमारा यहाँ पे अल्फ़ा, जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ा जी वो हमारा ड्यूटी साइकिल दिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, यानी कि धातु की ऊष्मा चालकता कम होती है, कब होती है, हाई टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारी जो कंडक्टिविटी की बात करती है तो कंडक्टिविटी कब कम होती है, लोअर टेम्परेचर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 59 के लिए। अब बात करेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा इन लॉन्ग एसी ट्रांसमिशन लाइन द रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड और नो लोड ऑपरेशन, दिस इज ड्यू टू। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं अगर हम हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेंडिंग एंड के वोल्टेज से नो लोड की कंडीशन में या फिर लाइट लोड की कंडीशन में, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फेरांटी इफेक्ट। अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा क्लैंप ऑन अ मीटर इज यूज्ड फॉर। तो आपको नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि जो क्लैंप मीटर है, नाम से ही पता पड़ रहा, क्लैंप यानी पकड़ के और करंट को मेज़र करता है। जो क्लैंप मीटर होता है ये किसको मेज़र करता है, हाई एसी करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर बात करें प्राइमरी वाइंडिंग जो काम करता है हमारा, जिस कंडक्टर के हम करंट मेज़र करते हैं वही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग की तरह इसमें वर्क करता है, वही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है। और सेकेंडरी में हम इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं, यानी कि हाई एसी करंट को मेज़र करने के लिए हम किसका, क्लैंप ऑन मीटर का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा 61 का। अब चलेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा द पावर फैक्टर ऑफ लोड मेजरिंग थ्रो द 2 वोट मीटर मेथड। तो यहाँ से आपसे पावर फैक्टर पूछा हुआ है 2 वोट मीटर मेथड का। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम
पावर फैक्टर की, तो यहाँ पे हमारा कोस फाई जो आता है वो आता है हमारा 10⁻√3 W2 माइनस W1 अपॉन में W2 प्लस W1। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए, बी और सी, तो यहाँ से आपको टेन इन्वर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो इसमें आप या तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको टेन इन्वर्स की वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को टिक करना चाहोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे तो आप ये जो क्वेश्चन है गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को टिक करना चाहोगे तो आप जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे जो है टिक कर सकते हो। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर तभी होता जब इसमें टेन इनवर्स भी साथ में दिया होता। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल्स 400 इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड पूछी हुई। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है हमारा NS बराबर 120 F/P। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 साइकिल, यानी कि यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पोल यहाँ से आपको दिए हुए क्वेश्चन में 4। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि 120 इंटू 50/4 करोगे, तो यहाँ पे आपको जो सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 1500 RPM, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64। ये है हमारा द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको पता है रेगुलेशन की जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं हम नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड। तो ये इंटू 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रेगुलेशन, तो ये हो जाएगा हमारा नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो आपका जो आंसर का सही आंसर बनेगा 64 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड एट P 4 पोल अल्टरनेटिंग रोटेटिंग एट 1800 RPM विल बी। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। और यहाँ से अब जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंक्रोनस स्पीड को दिया हुआ है। पहले आपसे सिंक्रोनस स्पीड पूछा गया था और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी और सिंक्रोनस स्पीड दी हुई है, तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS बराबर 120 F/P। अब यहाँ से आपको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस NS इंटू P अपॉन में 120 बराबर F कर दोगे। तो आपको यहाँ पे NS की वैल्यू दी हुई है 1800, पोल भी दिए हुए 4, और 120 का जब आप भाग दोगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट होके आएगी वो कितनी आएगी, 60 हर्ट्ज। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 66। द वोल्ट मीटर गिव्स 20 ऑसिलेशंस पर मिनट व्हेन कनेक्टेड टू द रोटर एन इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द स्लिप मोटर विल बी। तो यहाँ से आपको स्लिप पूछा गया है। तो यहाँ से आपको यहाँ रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी FR बराबर होती है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको स्लिप की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो स्लिप कितनी निकल के आएगी आपकी, 4%। यहाँ से आपकी स्लिप निकल के आएगी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको कैलकुलेशन करनी है बस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको 4% यहाँ पे आपको स्लिप मिलेगी। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करंट ड्रॉन बाय अ 120 वोल्ट DC मोटर विद बैक EMF 110 वोल्ट एंड आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम विल बी। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है, करंट की वैल्यू पूछी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं आपको DC मोटर का डायग्राम बना के बताऊँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा, तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करें तो ये यहाँ पे हमारा आर्मेचर का रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा आर्मेचर हो गया, और यहाँ पे हमारे सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज V हो गया। और इसमें अगर हम मान लेते हैं IA करंट जा रही है, आर्मेचर करंट, इसका रेसिस्टेंस RA हो गया, और ये हमारा EB हो गया। तो यहाँ पे आपको RA की वैल्यू दी हुई है, EB की वैल्यू दी हुई है, सप्लाई वोल्टेज V भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको I की वैल्यू दी हुई है। तो जब आप इस पूरे लूप में जब आप KVL लगाओगे तो आपको एक इक्वेशन मिलती है। इक्वेशन कैसे मिलेगी, आप यहाँ पे KVL लगा के भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे। तो जब आप यहाँ पे KVL लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, IARA प्लस का EB और माइनस का V बराबर 0। तो जब हम यहाँ से IA को कैलकुलेट करेंगे तो IA जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे
तो आइए क्या मिलेगी हमको, V माइनस EB अपॉन RA। तो आपको सारी वैल्यू दी हुई है, आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को सिंपली पुट करना है। पुट कैसे करना है कि यहाँ पे आपको V की वैल्यू दी हुई है 120, EB की वैल्यू 110 दी हुई है और यहाँ पे आपको ये दी हुई है 0.4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, 25 एम्पियर यहाँ से आपको IA की यानी कि आर्मेचर की करंट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपको अगर आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, 25 एम्पियर। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव द लीस्ट रेसिस्टेंस, सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होगा। आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे आपके साथ पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके चारों ऑप्शन को देख सकते हो और जिसका भी सबसे कम रेसिस्टेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ से टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो यानी कि पावर ज़्यादा तो हमारा रेसिस्टेंस कम। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर किस में ज़्यादा है, 100 वोट और 100 वोट। ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा हमारा या सी सही होगा। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज डिसाइड करनी है, 115 वोल्ट होगी या 200 वोल्ट होगी। तो यहाँ से आपके सामने एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V बराबर I/R। अगर वोल्टेज कम तो रेसिस्टेंस कम, वोल्टेज ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज किसका कम मिल रहा है, तो ऑप्शन 115। तो यहाँ से आपको मैंने पहले पावर का रिलेशन देखना है, पावर का रिलेशन आपको पहले देखना है V²/R से देखना है, फिर वोल्टेज का रिलेशन देखना है I²R से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हो तो आप सिंपली हर ऑप्शन को सॉल्व करके देख लो, तो यहाँ पे आपको सबसे जो भी कम वैल्यू का मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे करोगे तो आपका जो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको हर ऑप्शन को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, जिससे कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा फील्ड पोल कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे फील्ड के जो पोल होते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक पोल, अगर मैं बात करूँ पोल का, तो ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा। पोल जो बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं, ये हम पोल ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एक तो पोल शू होता है, ये आपके आगे का भाग जो होता है ये आपका पोल शू होता है, और पीछे वाला भाग होता है पोल कोर। तो आप देख सकते हो फील्ड के पोल में क्या होता है, ये तो हमारा होता है पोल शू होता है हमारा, और ये हमारा होता है पोल कोर होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे फील्ड पोल में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का। अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, रिले यूज्ड इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले का यूज़ करते हैं, इंडक्टिव रिले का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं अगर हम महो रिले की, तो महो रिले का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम महो रिले का यूज़ करते हैं। लेकिन आपसे शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए पूछा तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडक्टिव रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूविंग आयरन टाइप मीटर कैन बी यूज। जो हमारे MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, तो हमारे AC और DC दोनों के लिए ही यूज़ होते हैं हमारे MI इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोथ AC एंड DC के लिए आपके यूज़ होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72, जो कि आपका द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा आपके 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और एक आपके होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डाया की बात करते हैं, तो डाया में आपकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, <0 होती है। इसकी अगर पैरा की बात करें तो हल्की सी आपकी 1 से ज़्यादा होती है, मीन्स आप कह सकते हो 0.1, आप कह सकते हो 1.1 या 1.01, मीन्स हल्की स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेरो की, तो फेरो की आपकी बहुत ज़्यादा होती है 1 से, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो 100 से लेकर के 1000 के बीच में आपकी रेंज होती है इसकी फेरोमैग्नेटिक की। तो अब आपको यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइटली मोर देन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, तो वर्क ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफॉर्मर इज। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर लगा होता है ये क्या करता है, हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मर में एयर जाती है उसमें से जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को क्या करना है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो एयर है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो
एयर जो है हमारी ट्रांसफार्मर में नहीं जा पाएगी, यानी कि ट्रांसफार्मर ओनली ड्राई एयर ही जाएगी। तो उस जो मॉइस्चर वाली एयर होती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है, हमारा ब्रीदर करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, जो कि आपका द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स यहाँ पे आपकी यूनिट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको पता है, चाहे हम वोल्टेज की टर्म में बात करें, चाहे हम करंट की टर्म में बात करें, अगर हम वोल्टेज की टर्म में वी आर एम एस लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा वी एम बाई रूट टू। या फिर अगर हम करंट की टर्म में बात करें तो हमारी आई आर एम एस जो होती है वो हो जाएगी हमारी आई एम बाई रूट टू। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई मैक्सिमम बाई रूट टू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ से आपको एम सी सी बी की फुल फॉर्म पूछी है। तो एम सी सी बी की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इन मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग इज परफॉर्म्ड बाय। तो यहाँ पे आप जो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हम उसमें किस तरह की डैम्पिंग का यूज़ करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और एडी करंट डैम्पिंग का हम एक इंस्ट्रूमेंट में और यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी हम एडी करंट डैम्पिंग का ही यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें कि आपसे पूछा गया है वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक तो होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग की बात करें तो आपकी वेव वाइंडिंग होती है ये आपकी हाई करंट के लिए यूज़ होती, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होती है और लो करंट के लिए इसका यूज़ होता है, यानी कि हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए वेव वाइंडिंग। और लैप के लिए बात करें तो ये हो जाएगी हमारी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा वेव वाइंडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 यहाँ पे उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द री स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर इन। तो यहाँ पे आपने री स्ट्राइकिंग वोल्टेज की इक्वेशन भी पढ़ी होगी। तो उस इक्वेशन में आपका जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज आता है वो किस में मेज़र करते हैं, हम पीक वैल्यू में मेज़र करते हैं। हम उसको हमेशा ही हम आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी हम मेज़र करेंगे वो हमेशा पीक वैल्यू में मेज़र करेंगे री स्ट्राइकिंग वोल्टेज को। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ट्रिपल RV का, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, अ मीटर हुज कांस्टेंट इज 600 रिवोल्यूशन पर किलोवाट हावर मैक्स 5 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, देन द लोड इन किलोवाट विल बी। तो यहाँ से आपको सिंपली एक एनर्जी मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आपको एनर्जी मीटर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। वो आपका क्या होती है, यहाँ पे बात करते हैं तो K बराबर N/P इंटू टी यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको पी को पहले इधर भेजना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में उसने क्या पूछा, पावर पूछी हुई है। तो यहाँ से पहले हम फॉर्मूले को सही से रीअरेंज कर लेते हैं। तो N/में K इंटू टी, यहाँ पे आपको अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको। सिंपली वैल्यू कैसे रखनी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको n जो दिया हुआ है 5 रिवोल्यूशन, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हो, इजीली दिख जाएगा 5। आपको इसकी वैल्यू 5 दी हुई है इनटू। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब यहाँ से आपको इसको चेंज कर लेना है। चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली 3600 का किलो, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे किलोवाट हावर, आपको इसको किलोवाट को वोट में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या सिंपली क्या कर लेना है, जो सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या करना है 5 इंटू 180/600 कर लेना है। तो जब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में कितना मिलेगा, इसको काटोगे तो 18/12, यानी कि 1.5 यहाँ किलोवाट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1.5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर
is 5 ohm at 50 degree centigrade and 6 ohm at 100 degree centigrade, then the resistance of the wire at 0 degree centigrade will be। तो यहाँ से आपको पहले 50 डिग्री पे यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस गिवन है, उसके बाद यहाँ से आपको क्या है कि 60 ओम पे यहाँ पे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो अब आपको इसको कैसे सोल्व करना है, अब आप इसको यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊँगा, दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे आपको यूज़ करना है, तभी आपका आंसर आएगा। सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला होता है, जो पहला फॉर्मूला वो होता है हमारा RT1 अपॉन में RT2 बराबर 1 प्लस एल्फ़ा नोट T1 अपॉन में 1 प्लस एल्फ़ा नोट T2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट कैसे करनी है, तो आपको देख सकते हो यहाँ पे RT1 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 5। RT2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, बराबर 1 प्लस एल्फ़ा नोट। T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, और यहाँ पे आपको 1 प्लस एल्फ़ा नोट। T2 की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पे दी हुई है, T2 की वैल्यू 100। तो यहाँ से आपको एल्फ़ा नोट की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो एल्फ़ा नोट की वैल्यू। आपको क्या करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, और सिंपली एल्फ़ा नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जब आप एल्फ़ा नोट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपको एल्फ़ा नोट की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 1/200। यहाँ से आपके पास एल्फ़ा नोट की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी, तो अब आपको एक नए फॉर्मूले का यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा हमारा RT बराबर R नोट 1 प्लस एल्फ़ा नोट T। इस फॉर्मूले में अब आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, T डिग्री यानी कि अपने एल्फ़ा नोट की वैल्यू निकाल ली, आर नोट की वैल्यू आपको पता है और T की वैल्यू आपको पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। और इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ से आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा, जो कि आपका कितना होगा 4 ओम। यहाँ से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका आंसर होगा। मैंने आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताई, तो आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, तभी आपका आंसर यहाँ पे मैच करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, द मेन फंक्शन ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन एन इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क किस लिए यूज़ होता है, तो जो भी हमारा पॉइंटर होता है उसको वापस रेस्ट पोजीशन में, यानी कि बिना ऑसिलेशन, जो हमारा बैलेंस कंडीशन के, जो हमारे दोनों और जो हमारा पॉइंटर मूव करता है यानी ऑसिलेट करता है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिंग द पॉइंटर टू द रेस्ट पोजीशन, यानी कि रेस्ट पोजीशन बोल सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं, साम्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ वन अल्टरनेटर विद अदर अल्टरनेटर इज अफेक्टेड बाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज। यानी कि हिंदी में बात करें तो एक प्रत्यावर्ती का समांतर प्रचालन दूसरे प्रत्यावर्तक के किससे प्रभावित होता है, वोल्टेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप चॉपर हैज़ एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, देन इट्स ड्यूटी साइकिल विल बी। तो यहाँ पे आपको ड्यूटी साइकिल जो होता है ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल हमारा क्या होता है, वी नोट बराबर वी एस अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। ये यहाँ पे हमारा ड्यूटी साइकिल होता है एल्फ़ा। तो यहाँ से आपको सिंपली एल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो अब आपको यहाँ पे एल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इसको इधर भेजना होगा, और फिर यहाँ से आपको एल्फ़ा की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो वैल्यूज़ को पुट कैसे करना है, कि यहाँ पे अगर बात करूँ मैं वैल्यूज़ को पुट करने की, तो यहाँ पे आपको वी नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है क्वेश्चन में, बराबर यहाँ पे वी एस की वैल्यू 5 दी हुई है, 1 माइनस एल्फ़ा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आपको एल्फ़ा की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3/4। यहाँ से आपको एल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट होके मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 85 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, रिगार्डिंग स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार्स द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है हमारा प्रिवेंट कोगिंग को कम करने के लिए, हमारा इट डिक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क,
यानी कि हम जो यहाँ पे इस रोटर में स्क्विंग स्क्वायरल इस रोटर के जो केज हम स्क्वी काटते हैं, तिरछे जो केज काटते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा, कोगिंग जो है वो कम हो जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। एन ओपन लूप सिस्टम इज बेटर देन द क्लोज लूप सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में हमारा ओपन लूप सिस्टम जो है वो क्लोज लूप सिस्टम से अच्छा होता है? तो नॉइज रिडक्शन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी या स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में हमारा स्टेबिलिटी के टर्म्स में हमारा ओपन लूप जो है क्लोज लूप से बेटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। द इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम कॉमनली एम्प्लॉयड इन रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो कौन सी ब्रेकिंग का हम यूज़ करते हैं? तो इसमें हम करते हैं कौन सी? प्लगिंग का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने 3 तरह की ब्रेकिंग यहाँ पे डीसी मोटर के अंदर पढ़ी होगी। पहली आपने प्लगिंग पढ़ी होगी, दूसरी यहाँ पे आपने रियोस्टेटिक ब्रेकिंग पढ़ी होगी, और तीसरी यहाँ पे आपने रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़ी होगी। तो रीजनरेटिव में तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये हम ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पे रियोस्टेटिक में, क्या करते हैं हम यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सप्लाई टर्मिनल को ओपन करके और उसके अक्रॉस हम रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी पावर हमारी डिसिपेट होती है रेसिस्टेंस में हो जाती है, और हमारी मोटर जो है यानी कि हमारी मशीन जो है वो रुक जाती है। और प्लगिंग में हम क्या करते हैं, हम सप्लाई के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, और जब भी हमारी मोटर जीरो पोजीशन पे आती है तो हम उसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 3 तरह की यहाँ पे मशीन में डीसी मशीन में ब्रेकिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। जीरो पावर फैक्टर मेथड इज एन अल्टरनेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट। आपको यहाँ पे अल्टरनेटर में यहाँ पे आपके पावर फैक्टर के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड हो गया वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने के लिए, एमएमएफ मेथड हो गया, ईएमएफ मेथड हो गया। तो आपके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम उसका यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जो हमारा MNA होता है, यानी कि हम जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये किसके परपेंडिकुलर यानी कि हमेशा लंबवत, यानी कि हम 90 डिग्री होता है। तो ये होता है हमारा किसके, जो भी हमारा रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, अ थ्री फेस ब्रेकर इज रेटेड एट 2000 MVA 33 kV, इट्स मेकिंग करंट विल बी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मेकिंग करंट पूछी गई। तो यहाँ पे आपको मेकिंग करंट का जो फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेकिंग करंट की जो होती है आपकी वो क्या होती है, 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट यहाँ पे आपकी होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 33 kV में 2.55 का। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 89 किलो एम्पियर। यहाँ पे आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी 91 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ये आपका करंट चॉपिंग मेनली अकर्स इन। तो करंट चॉपिंग किस में होती है मेनली, ये आपकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हमको नॉर्मली करंट चॉपिंग जो है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं करंट चॉपिंग होती क्या है। तो करंट चॉपिंग क्या होती है कि जब भी हम करंट की बात करते हैं तो ये हम नॉर्मल जीरो होने से पहले, यहाँ पे आपकी करंट जो नॉर्मल जीरो हुई, लेकिन करंट चॉपिंग में क्या होता है, हमारी ये करंट नॉर्मल जीरो होने से पहले ही जीरो हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, करंट चॉपिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर, और ये हमारे किस में देखने को मिलती है, एयर ब्लास्ट सर्किट में, हम सर्किट के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 92 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, इकोनॉमिक ऑपरेशन से। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू जनरेटर डिलीवरिंग 200 मेगावाट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको DF1 बाई DP1 बराबर 20 प्लस 0.1 P1 इंटू DF2 बाई डेल P2 बराबर 16 प्लस 0.2 P2। तो यहाँ से आपको P1 और P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताता हूँ कि इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी हुई है, DF1 अपॉन डेल P1 और डेल F2 अपॉन डेल P2। आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको इक्वल पुट करना है।
जब आप इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, कैसे 20 प्लस 0.1 P1 बराबर, यहाँ पे आपको इक्वल पुट करना है तो 16 प्लस 0.2 इंटू P2। तो यहाँ से आपको सिंपली एक इक्वेशन बना लेनी है, और वो इक्वेशन आपको किस तरह से बनानी है, जब आप इसको इक्वेशन बनाओगे तो 0.1 P1 माइनस का 0.2 P2 माइनस का इक्वल टू -4। आप देख सकते हो, कैलकुलेशन करके देख सकते हो, यही इक्वेशन बनेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन एक बन चुकी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नाम दे देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन होगी, आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 20 मेगावाट, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में P1 प्लस P2 की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 200 मेगावाट। तो ये आपकी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी मैंने आपको इक्वेशन 1 दिखाई थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, यानी कि दो अननोन है आपके पास P1 P2 और दो इक्वेशन है। तो क्या आप दो अननोन को दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे करते हैं कि हम P2 की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो P2 की वैल्यू को इक्वल करने के लिए मैं इक्वेशन 1 में क्या करूँगा, 0.2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे मैंने उसको इरेज कर दिया है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0.2 P1 प्लस 0.2 P2 बराबर 40। और इक्वेशन जो हमारी 2 थी वो क्या थी, 0.1 P1 माइनस 0.2 P2 बराबर -4। तो यहाँ से अब आप इसको, हमारा P2 से P2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिल गया 0.3 P1 बराबर कितना मिला 36। तो यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट होके, तो हमको P1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 120। और इस 120 को जब आप इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यानी कि हम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, P1 प्लस P2 बराबर 200, ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1 थी। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे P1 की, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको P1 की वैल्यू जो मिलेगी, क्या मिलेगी, P1 की वैल्यू 200 माइनस 120 बराबर 80। तो यहाँ पे आपको दो P1 P2 की वैल्यू क्या मिलेगी, P1 की 120, P2 की वैल्यू P1 की 80 और P2 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 120। तो यहाँ से आप देख सकते हो P1 की वैल्यू 120 मेगावाट और P2 की वैल्यू 80 मेगावाट। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को यहाँ पे आप पीछे लेकर के दोबारा से देख सकते हो। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व करवाया, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 94। द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अ केबल ऑफ अ लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मेगा ओम। फॉर अ लेंथ ऑफ द 100 किलोमीटर ऑफ द सेम केबल द इंसुलेशन रेसिस्टेंस विल बी। तो यहाँ से आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से आपको पता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, आपने अंडरग्राउंड केबल में पढ़ा होगा है। तो यहाँ से आपको इसी इक्वेशन का यूज़ करना है। पहली कंडीशन आपको दी हुई है कितनी, 10 मेगा ओम। यहाँ पे आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सारा मेगा ओम में तो हमारा आंसर मेगा ओम में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में आपको 10 दिया हुआ है इंसुलेशन रेसिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर। सेकेंड कंडीशन में यहाँ से आपको इंसुलेशन का रेसिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस कितनी होगी अब आपकी 100 किलोमीटर। क्या आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, यानी कि हम इक्वेशन 1, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करके निकाल जब करेंगे तो हमको यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिलेगी, 1 मेगा ओम। यहाँ से हमको इंसुलेशन रेसिस्टेंस, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर। किसके लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी और लाइन को बचाने के लिए और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, यानी कि दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल लॉ। तो हीट जनरेटेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I²RT। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा 96 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। द डैम्पिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेस एंड 3 फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज प्रोड्यूस बाय। तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हमारा एडी करंट के द्वारा। यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगल फेस और 3 फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो तो अभी तक हमने एडी करंट डैम्पिंग हमने 3 इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया है। पहला तो हमने PMMC में यूज़ करते हैं, दूसरा हम यूज़ करते हैं किस में यूज़ करते हैं,
एनर्जी मीटर में यूज़ करते हैं, और एक हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में भी एडी करंट डैम्पिंग का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा 97 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, इन मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट डिवाइस डैम्पिंग डन बाई। वही आपका क्वेश्चन आएगा जो मैंने भी अभी जस्ट आपको ऊपर बताया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एडी करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, फेज डिफरेंस इज कीप्ड इन टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में हम कितना डिफरेंस रखते हैं दोनों फेज के बीच में, 90 डिग्री का हम यहाँ पे डिफरेंस रखते हैं। और थ्री फेज की बात करते हैं तो थ्री फेज में कितना डिफरेंस होता है, अगर बात करेंगे हम टू फेज के लिए तो टू फेज में हम रखते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, और थ्री फेज के लिए बात करेंगे तो कितने का डिफरेंस रखते हैं, 120 डिग्री का हम यहाँ पे फेज डिफरेंस लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कोयल मे बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। तो हम किसकी कौन से लॉ से हम जो है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा लेंज लॉ की से जो हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 100 क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे पूरे यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पे ऐसे ही जो भी आपके पेपर होंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।